आज अपन को देखो, पहले तो हमें डिस्कस करना है माइक्रो बॉडीज। ये बड़ा छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये है क्या, मेम्ब्रेन बाउंड कुछ बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, है ना। वेसिकल जैसे जैसे अपन ने वेसिकल्स पढ़े हैं, जीसी के केस में भी, ईआर के केस में भी हमने वेसिकल्स पढ़े हैं। इनमें क्या होता है, दे हैज वेरियस एंजाइम। ये प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। जैसे एक नाम है परऑक्सीसोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परऑक्सीसोम। ठीक है, परऑक्सीसोम या इसको हम बोलते हैं यूरिकोसोम। ये दोनों प्लांट सेल में एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। इनके पास एक एंजाइम होता है, कंटेन कैटालेज एंजाइम, जिसमें से एक नाम आपको याद रखना है, परऑक्सीसोम परऑक्सीडेज। एक एंजाइम इसके पास है, यहाँ पे नहीं लिखा है। और इसका जो फंक्शन है वो है हाइड्रोजन परऑक्साइड को, H2O2 को। कई मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऐसी सेल में चलती हैं जिनके थ्रू एज अ बाई प्रोडक्ट ये हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है, और ये टॉक्सिक है सेल के लिए। ये टॉक्सिक है। ये कैसा है, टॉक्सिक है। अगर सेल में रहा तो सेल को डैमेज करता है। तो सेल की ये माइक्रो बॉडीज, इसमें से ये परऑक्सीसोम इस हाइड्रोजन परऑक्साइड को, H2O2 को कन्वर्ट करता है H2O में और ऑक्सीजन में। ठीक है, इसको बैलेंस कर लें तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, H2, यही हो जाएगा, है ना। तो ये अपना क्या बना देता है, वाटर एंड ऑक्सीजन गैस। ये परऑक्सीसोम करता है किसका, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन परऑक्साइड को, जो एक टॉक्सिक केमिकल है। वाटर तो कोई टॉक्सिक केमिकल नहीं है, वाटर एज अ मीडियम काम करता है, ऑक्सीजन सेल को चाहिए ही होता है ना। तो ये एक इनका काम है, हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर एंड ऑक्सीजन में ब्रेक करना। ठीक है, प्लांट्स में यही परऑक्सीसोम ग्रीन सेल, जो ग्रीन टिश्यू है, उनमें प्रेजेंट होता है। एंड इट इज एसोसिएटेड विद फोटो रेस्पायरेशन। ये टर्म आपके लिए थोड़ा सा नया है, बिल्कुल नया है, फोटो रेस्पायरेशन। हम प्लांट्स को क्या समझते हैं, प्लांट्स को लाइट मिल रहा है तो वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। लाइट की प्रेजेंस में वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, है ना। लेकिन यही लाइट जब हाई इंटेंसिटी की हो जाए, कैसी हो जाए, हाई इंटेंसिटी, दोपहर वाली लाइट, इंटेंसिटी की ये लाइट हो जाए, तब ये प्लांट्स में क्या करते हैं, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, C6H12O6 का फॉर्मेशन होता है। फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो ग्लूकोज बन रहा होता है। क्या होता है, ग्लूकोज बन रहा होता है। इसे इस तरह से आपने ये रिएक्शन बना रखी है, 6CO2 प्लस 12H2O। तो इधर लाइट चाहिए होता है, पिगमेंट चाहिए होता है, तो ग्लूकोज बन जाता है, वाटर ऑक्सीजन ये सब बन जाता है। तो ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। ठीक है, लेकिन जब यही इंटेंसिटी लाइट की बढ़ गई, हाई इंटेंसिटी हो गई, तो यही जो ग्लूकोज बना हुआ होता है वो रेस्पिरेशन के थ्रू ब्रेक होने लगता है। ये ब्रेक होने लगता है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी में ब्रेक होने लगता है। लाइट की वजह से जब ये प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ब्रेक होने लगे, तब इसको बोला जाता है फोटो रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की रिएक्शन तो याद होगी, रेस्पिरेशन तो यही होता है ना, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करे, ऑक्सीजन भी होता है इधर, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करे, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ऑक्सीडेशन हो जाए। बट वही जब ये लाइट की वजह से हो, लाइट की हाई इंटेंसिटी की वजह से हो, तब उसको बोला जाता है फोटो रेस्पिरेशन। ये हम जब पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, तब आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आएगी, फोटो रेस्पिरेशन क्या है। ठीक है, बट ये फोटो रेस्पिरेशन प्लांट्स में चलता है ड्यूरिंग, कंडीशन याद रखना है, हाई लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, इसको हम फोटो रेस्पिरेशन को बोलते हैं ग्लाइकोलेट पाथवे भी बोलते हैं। क्या, ग्लाइकोलेट पाथवे भी बोलते हैं। एंड परऑक्सीसोम का एक और काम है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड भी करता है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। अब आपने रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह कार्बोहाइड्रेट समझा हुआ है,
जब फैट एज अ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट यूज होने वाला होता है सेल के द्वारा, सेल इसको एज अ फैट को बर्न करना है कार्बन डाइऑक्साइड में और इसमें ब्रेक करना है, तो पहले फैट को बीटा ऑक्सीडेशन से ग्लूकोज में कन्वर्ट करके फिर से वो हमारा सेल बर्न करता है, वो भी हम रेस्पिरेशन में बात करेंगे। दूसरा एक माइक्रोबॉडी है ग्लाइऑक्सिसोम, ये कुछ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है, वो भी उसमें जो फैट स्टोर करता है, जो अपने ऑयल यील्डिंग प्लांट्स जिसे हम कह सकते हैं, ऑयल यील्डिंग जो सीड्स हैं जैसे कैस्टर सीड, ग्राउंड नट सीड, इन सब में ये प्रेजेंट होता है। इनका काम होता है, ये थोड़े से हाईली स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम होते हैं, ग्लाइकोलेट एसिड साइकिल टेक्स प्लेस इनमें भी चलता है, दैट मीन्स ये एक्चुअली वही अपना बीटा ऑक्सीडेशन करता है, ये फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं, फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं। ये अपना हम साइकिल पढ़ेंगे, ग्लाइऑक्सिलेट एसिड साइकिल रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं, फैट का कन्वर्जन कार्बोहाइड्रेट में। अब सोचो, इसीलिए आपने इसके लिए सुना होगा ग्राउंड नट के लिए उसको खाने से हमारा फैट डिपॉजिट नहीं होता, क्योंकि उसके पास हम एक्चुअली फैट खाते नहीं है, उसके पास जो फैट है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, ना कि फैट का सोर्स है, दैट्स इट। ये आपके कुछ ये दो माइक्रो बॉडीज हैं जिसमें से इंपॉर्टेंट पेरोक्सिसोम है, ये ध्यान रखना है। इसका ये फंक्शन बहुत पूछा जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ये डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है। और ग्लाइऑक्सिसोम की कोई बड़ी बात नहीं है, ये याद रहेगा। अब जो आपका लास्ट स्ट्रक्चर है, नॉट अ सेल ऑर्गेनेल, इसको हम सेल ऑर्गेनेल नहीं बोलेंगे, दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अपन याद हो तो सेल का हमने जब स्टार्ट करा था, सेल मेम्ब्रेन, आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, फिर हमने प्रोटोप्लाज्म और एक कंपोनेंट न्यूक्लियस बनाया था, है ना। तो हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, प्रोटोप्लाज्म पढ़ा, प्रोटोप्लाज्म के दो कंपोनेंट हो, दो पार्ट थे अपने, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल। साइटोप्लाज्म की बात हो गई, वही अपना जो मटेरियल उसमें पैक्ड है, और सेल ऑर्गेनेल सारे हो गए। अब तीसरा कंपोनेंट सेल का हम बात कर रहे हैं, एक यूकैरियोटिक सेल का, जिसके पास न्यूक्लियस होता है। अब पहली बात तो ये याद रखनी है कि न्यूक्लियस हमेशा यूकैरियोटिक सेल के पास होगा, यूकैरियोटिक सेल। अगर न्यूक्लियस वर्ड लिखा है, न्यूक्लियस हम पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होगा। पहली बार इसको डिस्कवर किसने करा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 1831 में, ठीक है। रॉबर्ट हुक का नाम और रॉबर्ट ब्राउन का नाम हम 9 से रखना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा नाम याद करो आज, फ्लेमिंग। एक ये इंपॉर्टेंट टर्म है, फ्लेमिंग। फ्लेमिंग जी ने सबसे पहले न्यूक्लियर मटेरियल, जो न्यूक्लियस के अंदर कंटेंट है, उसको स्टेन करा। स्टेन किससे करा? एक बेसिक डाई, बेसिक नेचर की डाई है जिसका नाम है एसिटोकार्मीन। क्या नाम है? एसिटोकार्मीन। ये क्वेश्चन बन चुका है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस डाई से न्यूक्लियर मटेरियल को स्टेन किया जाता है। एक तो नाम, क्या उसका नेचर है, एसिडिक है कि बेसिक है? तो बेसिक डाई है जिसका नाम क्या है? एसिटोकार्मीन। और इसे स्टेन करने के बाद उन्होंने जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जो भी न्यूक्लियस में है, उसका नाम रख दिया क्रोमैटिन। क्या नाम रखा? क्रोमैटिन। जो भी उनको दिखा, दैट इज अ क्रोमैटिन, ठीक है। अब ये क्रोमैटिन के बारे में हम आगे सब कुछ डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस हमारा डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। क्या है? स्ट्रक्चर है, दोनों मेम्ब्रेन्स। अब देखो ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। पहले यहाँ पे न्यूक्लियस का रोल लिखा हुआ है। न्यूक्लियस कंट्रोल क्या करता है? सेल में जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहा है, इट कंट्रोल्स ऑल सेलुलर मेटाबॉलिज्म। सेल में जो कोई केमिकल चेंज चल रहा है, सबको ये कंट्रोल करता है, पहली बात। दूसरा, न्यूक्लियस के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। अब ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो ऐसी इंफॉर्मेशन जो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होती है,
कहाँ ट्रांसफर होती है? नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होती है। हमें हमारे पेरेंट्स से जो इंफॉर्मेशन मिली है वो किसके थ्रू मिली है? न्यूक्लियस के ही थ्रू मिली है। किसके थ्रू मिली है? न्यूक्लियस के ही थ्रू मिला हुआ है। न्यूक्लियस के ही पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, जो हमारे पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं वो उनके पास ही प्रेजेंट होता है। पहला पॉइंट क्या? इट कंट्रोल्स ऑल सेलुलर एक्टिविटीज एंड इट हैज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है। दूसरा, ये सारे सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की वजह से इसको बोला जाता है कंट्रोलर या डायरेक्टर ऑफ सेल। जो सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको हम क्या बोलेंगे? कंट्रोलर, है ना, या डायरेक्टर ऑफ सेल। तो कंट्रोलर और या डायरेक्टर ऑफ सेल क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर अंडर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के नीचे ही सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही होती हैं, इसलिए इसको हम कंट्रोलर या डायरेक्टर ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात। एक इस कंट्रोलर ऑफ सेल के लिए जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव करा गया, वो प्रूव करा था हैमरलिंग ने। किसने प्रूव करा? हैमरलिंग ने। और हैमरलिंग ने जो प्रूव करा वो एक्सपेरिमेंट करा एक इस प्लांट है एसिटाबुलेरिया, दैट इज द सिंगल सेल, एक मिनट, सिंगल सेल लार्जेस्ट एल्गा। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना है। एक्सपेरिमेंटल एल्गा कौन था? एसिटाबुलेरिया। एंड एसिटाबुलेरिया के लिए ये बात जरूर याद रखना, ये सिंगल सेल एल्गा है एंड दैट इज द लार्जेस्ट एल्गा। लार्जेस्ट एल्गा नहीं है, एल्गी में बहुत बड़े बड़े एल्गी हैं। सिंगल सेल्ड एल्गा अगर बात करें यूनिसेलुलर एल्गी में तो सबसे बड़ा एल्गी है। ठीक है, ठीक है। देखो, तो ये एक एग्जांपल याद रखना है, एसिटाबुलेरिया। हैमरलिंग का एक्सपेरिमेंटल जो प्लांट था उसका नाम याद रखना है। और उसके बाद एसिटाबुलेरिया वैसे भी अपने में एक सवाल है, ये यूनिसेलुलर एल्गा है और यूनिसेलुलर एल्गा में सबसे बड़ा एल्गा है और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इस पे आपको मिलेंगे आगे। देखो, ये तो बात हो गई न्यूक्लियस के कुछ एक्सपेरिमेंट्स की बात। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे आपको और ऐड करना है समझ के, जो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जो डबल मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, वो दोनों मेम्ब्रेन्स इसको किससे सेपरेट करती है? जो आपका सेल का साइटोप्लाज्म है। ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आपका साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर जो मटेरियल है, जो भी न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल है, उसको ये सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, सेपरेशन के साथ साथ अब देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है, न्यूक्लियस का नंबर, इस पे बड़ा सवाल बनता है। क्या इंपॉर्टेंट है वो देखना। न्यूक्लियस के नंबर की बात करें तो इन जनरली क्या होता है कि पर सेल नंबर ऑफ न्यूक्लियस 1 होता है। मतलब एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, यूनि न्यूक्लिएटेड होता है। ये जनरल कंडीशन है, इस पे कभी भी सवाल नहीं पूछा जाता। ठीक है, जो इसके बाद की कहानी है वही आपका क्वेश्चन बनता है। कई ऐसे सेल हैं जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, मतलब जीरो है, कोई न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आज ही, या आप ये जो आपका जीरो वाला बात है, ये 12th में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। 12th में ऐसा कोई जिक्र नहीं होता, लेकिन 12th के चैप्टर्स में ये क्वेश्चन बहुत यूज होता है। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली बहुत यूज होता है। कई सेल्स ऐसे हैं जो वहाँ पे हम पढ़ते हैं तो वो जिनमें न्यूक्लियस ही नहीं है, जिसमें से ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। फ्लोएम आपने पढ़ा हुआ है। फ्लोएम का एक कंपोनेंट है सीव ट्यूब। 4 कंपोनेंट से बना होता है, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। तो सीव ट्यूब वाली जो सेल है उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। दूसरी बात, जो हमारा मैमल्स है, हम सब मैमल्स हैं, हमारे आरबीसी में भी न्यूक्लियस नहीं होता। हमारी जो आरबीसी है मैच्योर आरबीसी, इमेच्योर नहीं। देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इमेच्योर वर्ड लिखता है तो न्यूक्लियस होता है, मैच्योर आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये 2 एग्जांपल आपके दिमाग में बिल्कुल प्रिंट होने चाहिए। अब ये जो आपका न्यूक्लियस का नंबर है, एब्सेंट हो गया, जनरली 1 होता है। कुछ ऐसे एग्जांपल्स आपके पास हैं जिनके पास 2 न्यूक्लियस होता है, एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उस सेल को हम बोलेंगे डाईकैरियोटिक सेल। क्या बोलेंगे?
डाइकैरियोटिक सेल एग्जाम्पल कौन है? पैरामीशियम। यूग्लिना पढ़ा था, अमीबा पढ़ा था, प्रोटोजोआ एक फाइलम है, उसी के मेंबर हैं, उसी का एक मेंबर है ये पैरामीशियम। स्लीपर एनिमल बोलते हैं, स्लीपर शेप का होता है, ये सीलिया इसके सरफेस पे होता है। इनके पास दो न्यूक्लियस होते हैं। एक जो होता है इसको हम बोलते हैं, थोड़ा बड़ा है साइज में, तो इसको लिखा जाता है मैक्रोन्यूक्लियस। क्या लिखा जाता है? मैक्रोन्यूक्लियस। दूसरा छोटा है, इसको लिखा जाता है माइक्रोन्यूक्लियस। माइक्रोन्यूक्लियस। मैक्रोन्यूक्लियस कोई जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं कंटेन करता। मैक्रोन्यूक्लियस जेनेटिक इंफॉर्मेशन ये नहीं कंटेन करता, मतलब पैरामीशियम के जो फीचर्स हैं नेक्स्ट जनरेशन में जो ट्रांसफर करना है वो मैक्रोन्यूक्लियस के थ्रू नहीं होता। जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होता है किसमें? माइक्रोन्यूक्लियस में। जेनेटिक इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो किसमें प्रेजेंट है? ये आप ध्यान से याद कर लेना, माइक्रोन्यूक्लियस में इंफॉर्मेशन माइक्रोन्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, मैक्रोन्यूक्लियस में नहीं। ठीक है, तो मैक्रोन्यूक्लियस साइज में बड़ा तो है लेकिन इसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, है ना। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और ऐसी सेल को बोला जाता है सिनोसिटिक सेल। सिनोसिटिक सेल क्या होती है? ध्यान से देखना, फंजाई में अपन ने जिक्र किया था, अगर याद हो तो जो फंजाई का प्लांट बॉडी है वो हाइफी से बना होता है। किससे बना होता है? हाइफी से। सेल्स अरेंज जुड़ के एक फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं हाइफी। उसको हम क्या बोलते हैं? हाइफी। कर लो यार कुछ ये। अब देखो, ये आपकी सेल्स हैं किसी हाइफी की, और मैं मानता हूं कि सभी में एक एक न्यूक्लियस है, एक एक न्यूक्लियस है, और ये सेपरेट होती है सेल्स क्रॉस वॉल के थ्रू। जब इनका ये क्रॉस वॉल डिलीट हो जाए, ये क्रॉस वॉल क्या हो जाए? गायब हो जाए, ये क्रॉस वॉल ना रहे, तो कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा? ये स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, एक सेल हो जाएगी और न्यूक्लियस 1 2 3 4, एक ही सेल में ऐसे 4 न्यूक्लियस आपको दिखेंगे। तो सेल तो एक जैसी हो गई क्योंकि क्रॉस वॉल गायब, सारी सेल्स फ्यूज कर जाती हैं एक्चुअली, एंड दे बिकम अ सिंगल सेल एंड दे हैज मल्टीपल न्यूक्लियस, है ना। वो नंबर कई हो जाते हैं। साइटोप्लाज्म इनका सबका एक कॉमन साइटोप्लाज्म हो गया, इसलिए हम इसको एक सिंगल सेल कंसीडर करते हैं। तो ये सिनोसिटिक सेल हमें कुछ फंगल सेल में मिलती हैं। फंगल सेल्स कुछ हमारे ऐसे होते हैं जिनके ऐसे कंडीशन आ जाते हैं कि जिसमें एक ही सेल में बहुत सारा न्यूक्लियस आ जाता है, दैट इज द सिनोसिटिक सेल। और वो आता क्यों है? ड्यू टू डिसअपियरेंस ऑफ क्रॉस वॉल। क्रॉस वॉल डिसअपियर कर जाता है इसलिए आता है। तो न्यूक्लियस के नंबर को लेकर थोड़ा सा बात ध्यान में रखना, हम यही समझ के रखते हैं कि न्यूक्लियस का नंबर 1 होता है। नहीं भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, बहुत भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल, पूरी बात क्लियर हो गई न्यूक्लियस के नंबर को लेके? ठीक है, इतनी बात। चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करनी है कि भाई न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो हमारा न्यूक्लियस हम पढ़ने जा रहे हैं वो न्यूक्लियस किस फेज का है, क्योंकि न्यूक्लियस हमेशा चेंज होता रहता है। न्यूक्लियस का जो मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल है, दैट इज इन ऑलवेज इन चेंज कंडीशन। जो सेल साइकिल हमने पढ़ा होगा या समझा होगा कभी, तो अभी हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, या हम एक बार सेल साइकिल का थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र कर ही लेते हैं। हमारी सेल इस साइकिल को फॉलो करती है जिसे हम बोलते हैं सेल साइकिल। पहला फेज आता है G1 फेज, दूसरा फेज आता है G2 फेज, S फेज आता है, फिर तीसरा फेज आता है G2 फेज,
और लास्ट फेज है एम फेज, ये एम फेज। सेल एक्चुअली इसमें डिवाइड करती है और सारे फेज इनके होते हैं प्रिपरेशन के, और जो चेंजेस होने होते हैं उस वो सारा चल रहा होता है। तो जो हम इस G1 और G2 तक का फेज है, एम फेज को छोड़ दिया जाए, बस इसको छोड़ दिया जाए, एम फेज को छोड़ दिया जाए, इन सब के लिए एक टर्म यूज करते हैं इंटरफेज। इंटरफेज के 3 सब स्टेजेस हैं, G1, S एंड G2। 3 सब स्टेजेस हैं, सीक्वेंस में नाम लिखा है G1, S एंड G2। ठीक है, तो हम जो न्यूक्लियस का भी स्ट्रक्चर का बात करेंगे वो इस इंटरफेज वाले न्यूक्लियस की बात करेंगे, अभी एम फेज की बात नहीं करेंगे। ये एम फेज की जो चेंजेस होते हैं, एम फेज भी कई सब स्टेजेस में डिवाइडेड होता है, तो उन सभी सब स्टेजेस में न्यूक्लियस में अलग अलग तरह का चेंज होता है। कभी न्यूक्लियस में क्रोमोसोम बीच में अरेंज होता है, कभी कंडेंस होता है, वो हम सेल डिवीजन में पढ़ेंगे। अभी हम जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पे पहला ही पॉइंट लिखा, इंटरफेजिक न्यूक्लियस। इंटरफेज वाला न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे व्हेन न्यूक्लियस इज नॉट डिवाइडिंग। इंटरफेज में सेल डिवाइड नहीं करता, न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करता, डिवाइड कहाँ करता है, एम फेज में। कहाँ करता है, एम फेज में। तो न्यूक्लियस जब डा डिवाइड कर रहा हो उसको हम बोलते हैं इंटरफेजिक न्यूक्लियस। ठीक है, तब अगर हम देखते हैं तो न्यूक्लियस के पास ये 4 स्ट्रक्चर्स हैं। क्या क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या जिसे दूसरा नाम है कैरियोथिका। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म। ठीक, तीसरा कंपोनेंट है, तीसरा स्ट्रक्चर है क्रोमैटिन नेट, और चौथा कंपोनेंट है न्यूक्लियोलस या लिटिल न्यूक्लियस या राइबोसोम फैक्ट्री। ये 4 कंपोनेंट पढ़ लिया, न्यूक्लियस खत्म। देखो एक एक को हम देखते हैं। पहले, सबसे पहले ये न्यूक्लियस का फोटो देखो, ये न्यूक्लियस का पिक्चर है, एक 3D पिक्चर है लगभग, है ना। ये थोड़ा सा हिस्सा इसका कट करके दिखाया गया है। इसके देखोगे तो 2 मेम्ब्रेन है, एक आउटर एक इनर, है ना। आउटर मेम्ब्रेन देखोगे तो ये इसके साथ कॉन्टिन्यू हो गया है ER के साथ। इसके साथ ER के साथ। इसके ऊपर देखोगे तो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट हैं, छोटे छोटे क्या है इधर, पोर्स प्रेजेंट है यहाँ पे, है ना। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, दैट हैज माइन्यूट पोर्स, इंटरप्टेड होता है। कुछ जो आपको बातें यहाँ डायग्राम देख के समझना है वो यहीं से देख के पिक्चर में ही समझ आ जाएगा। एंड हमने ER के सरफेस पे राइबोसोम तो पढ़ा ही है, ER के सरफेस पे राइबोसोम होता है, रफ ER के सरफेस पे। न्यूक्लियस के सरफेस पे भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है। देखो ये लेबलिंग करी हुई है राइबोसोम। न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन के सरफेस पे भी क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेनस है। इसके अंदर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इधर थोड़ा सा लाइट स्टेन है, ये जो आपका लाइट स्टेन वाला पोर्शन दिख रहा है, दैट इज अ क्रोमैटिन नेट। ये क्या है, क्रोमैटिन नेट है। ये जो आपको डेंस वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस। और जो इसके अंदर मटेरियल फील्ड है दैट इज द न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको न्यूक्लियर पोर बोलेंगे। ये हमने सारा टर्म्स देखा ही है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं पता है। हाँ, एक वर्ड और आपको समझना है, जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, इनके बीच का स्पेस जो है, इसके लिए वर्ड यूज करेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या वर्ड लिखेंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। एंड आगे हम एक एक स्ट्रक्चर को देखते हैं। पहला स्ट्रक्चर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेनस है। डबल मेम्ब्रेनस में कौन कौन सी मेम्ब्रेन आ गई, डबल मेम्ब्रेनस, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करता क्या है, फॉर्म बैरियर बिटवीन मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये जो अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को देखें तो ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल जो कुछ भी इधर प्रेजेंट है, इनके बीच और इधर साइटोप्लाज्म जो प्रेजेंट है, इनके बीच ये बैरियर की तरह काम करता है, सेपरेटर है, सेपरेट करता है स्ट्रक्चर को। ठीक है, एंड 2 डबल मेम्ब्रेनस है, तो आउटर मेम्ब्रेन है और
इनर मेम्ब्रेन है, बाहर वाली मेम्ब्रेन है और इनर वाली मेम्ब्रेन है। बाहर वाली मेम्ब्रेन के लिए अपन देखो एक बात यहाँ पे लिखा है, इनर आउटर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यू विद ईआर। अपन ने जब ईआर पढ़ा था तब भी ये बात समझाई थी, है ना। बाहर वाली मेम्ब्रेन किसके साथ कॉन्टिन्यू हो रहती है, ईआर के साथ, एंड इट ऑल्सो बियर्स राइबोसोम। आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, राइबोसोम होते हैं, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्मिक बोले तो कौन सा राइबोसोम, एटीएस टाइप वाला, कौन सा वाला, एटीएस टाइप वाला, ठीक है। ये ध्यान रखना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर मेम्ब्रेन पर कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट है, एटीएस टाइप वाला। इनर मेम्ब्रेन और इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, और वो स्पेस लगभग इतना 10 to 15 नैनोमीटर का गैप होता है, ठीक है। अब देखो आगे, एट द टाइम एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस, जो ये मेम्ब्रेन है, कुछ पॉइंट्स पर ये न्यूक्लियर एनवेलप इंटरप्टेड होता है। इंटरप्टेड का मतलब बीच बीच में नहीं होता है, और उसको हम पोर्स की तरह देखते हैं, और वो पोर हमारा क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियर पोर। आपने स्ट्रक्चर में भी देखा। न्यूक्लियर पोर का काम क्या है, प्रोवाइड पैसेज। भाई साहब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत पूछा जाता है। इट प्रोवाइड पैसेज फॉर द मटेरियल एक्सचेंज बिटवीन, किसके किसके बीच, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। और वो मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं, मटेरियल हो सकता है आरएनए और प्रोटीन, आरएनए और प्रोटीन। अगर याद हो तो हमने कई बार ये डायग्राम बनाया है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए, डीएनए से बनता क्या है, एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन से, और ये एमआरएनए बाहर आता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में ये एमआरएनए आता है, फिर राइबोसोम के साथ क्या बनाता है, प्रोटीन, जिसे हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। ये ट्रांसक्रिप्शन है, ये ट्रांसक्रिप्शन है, ये ट्रांसलेशन है। तो ये आरएनए न्यूक्लियस के बाहर आता है, ठीक है। न्यूक्लियस में ही आपका आरएनए भी बनता है, वो भी इसी न्यूक्लियर पोर के ही थ्रू बाहर आएगा। जो टीआरएनए है वो भी इधर ही बनता है, वो भी न्यूक्लियर पोर के ही थ्रू बाहर जाएगा। लेकिन जो न्यूक्लियस को मटेरियल चाहिए, जो एंजाइम चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए, वो प्रोटीन तो यहां बाहर बन रही है ना, राइबोसोम के मदद से। अब ये प्रोटीन बनने के बाद ये न्यूक्लियस के अंदर जाता है, जो न्यूक्लियस को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू मटेरियल क्या क्या, आरएनए बाहर आता है और प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर सप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो कौन कौन सा मटेरियल एक्सचेंज होता है, आरएनए एंड प्रोटीन, दोनों डायरेक्शंस में, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस, ठीक है। इतनी बात। नेक्स्ट कंपोनेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो उसका ग्राउंड सब्सटेंस है, जो मैट्रिक्स है, दैट इज अ न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या क्या कंटेन करा हुआ होता है, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोप्लाज्म में दैट इज अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स, डिफरेंट मटेरियल्स। वो मटेरियल्स क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है वो हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल में। न्यूक्लियोटाइड होता है न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर। न्यूक्लिक एसिड इसी से बना होता है, न्यूक्लिक एसिड इसी से बना होता है, मतलब डीएनए और आरएनए आपके इसी से बने हुए हैं। किससे, न्यूक्लियोटाइड से। एक न्यूक्लियोटाइड बना होता है, मैं अभी यहाँ पे आपको याद दिला रहा हूं, बताऊंगा बाद में आगे डिटेल। पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप से एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है। ये एक न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट है। ऐसे कई न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो बनता है न्यूक्लिक एसिड। दूसरा कंपाउंड होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या है, सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप को डिलीट कर दो, मतलब क्या है, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जुड़ जाए वो न्यूक्लियोटाइड हो जाता है। एटीपी प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म में। बहुत सारी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं
एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है, दैट इज अ थ्रेड ऑफ डीएनए, है ना, एंड न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। ये सब कुछ आपके कहाँ पे है? न्यूक्लियोप्लाज्म में। कहाँ पे है? न्यूक्लियोप्लाज्म में। और नेक्स्ट हमें क्रोमेटिन नेट की ही बात करनी है। क्रोमेटिन नेट को डिस्कवर करा तो फ्लेमिंग जी ने ही है ना, और टर्म भी फ्लेमिंग जी ने ही दिया था, स्टेन करा और टर्म दिया क्रोमेटिन नेट। और इंटरफेज में हम बात करेंगे, ये सेल के जो सेल साइकिल था वो इंटरफेज में हमारा जो न्यूक्लियर मटेरियल है, न्यूक्लिक एसिड, वो क्रोमेटिन नेट के फॉर्म में होता है। अब क्रोमेटिन नेट क्या है? देखो ये वाला स्टेटमेंट याद रखना है, इतना सा बात, ये आपका क्रोमेटिन नेट है। क्रोमेटिन नेट क्या है? नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर, नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर। ध्यान से देखना, वर्ड बहुत आसान है, न्यूक्लियो प्रोटीन, प्रोटीन फाइबर। न्यूक्लियो का मतलब यहां पे है न्यूक्लिक एसिड, क्या है? न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। आपको याद हो अगर, तो ये प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं? हिस्टोन प्रोटीन का नाम याद है, और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती हैं, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती हैं। तो ये जब न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन के साथ जुड़ जाए तो वो थ्रेड लाइक अपीयरेंस बनाता है, एंड दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिन नेट। उसको हम क्या बोल देते हैं? क्रोमेटिन नेट। चल रहा है? ठीक है, क्रोमेटिन नेट बोल देते हैं। अब केमिकल कॉम्पोजिशन देखो क्रोमेटिन नेट का, इधर नीचे लिखा है हमने, डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये सब मिलकर आपका बनाता है क्रोमेटिन नेट। क्या बनता है? क्रोमेटिन नेट। और यही जब कंडेंस हो जाए, क्रोमेटिन नेट बन गया और कंडेंस हो जाए तो बन जाता है क्रोमोसोम। क्या बन जाता है? क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम तभी बनता है जब आपकी सेल एम फेज में जाती है, जब सेल डिवाइड कर रही होती है, तब ये क्रोमेटिन नेट कंडेंस होकर क्रोमोसोम में कन्वर्ट होते हैं। फिर वो स्प्लिटिंग होता है, डिवाइड होता है, न्यूक्लियस एंड देन ऑल। डिवीजन के बाद फिर से वो क्रोमेटिन नेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्रोमेटिन नेट ही कंडेंस होकर क्या बनाता है? क्रोमोसोम। ठीक है, इतनी बात ठीक है। बोलो आगे चले। क्रोमेटिन नेट भी आपके दो टाइप के होते हैं, न्यूक्लियस में अगर हम देखें तो दो टाइप के होते हैं। एक को हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन, दूसरा आप बोलोगे क्या? हेट्रोक्रोमेटिन। अब जरा इस न्यूक्लियस को देखो, इस न्यूक्लियस में दोनों पार्ट आपका दिख रहा है, यूक्रोमेटिन भी और हेट्रोक्रोमेटिन भी। जब इसकी स्टेनिंग करी गई है, इस स्टेनिंग के बाद ऐसा दिख रहा है, देखो बड़ा लाइट सा दिख रहा है बट दिख रहा है। स्टेनिंग करी गई है एसिटो कार्माइन के साथ, किसके साथ? एसिटो कार्माइन के साथ, जो कि एक बेसिक डाई है। तो यहाँ पे डार्क स्टेन है, आपको दिख रहा है इतना हिस्सा, ये डार्क स्टेन लिया हुआ है, ये वाला हिस्सा देखो। अब अपने आप आपको समझ आ रहा होगा कि ये वाला रीजन जो है ये डार्क स्टेन्ड है, और इधर जो आपका थ्रेड सा दिख रहा है थोड़ा लाइट स्टेन दिख रहा है ना। तो जो ये लाइट स्टेन्ड पोर्शन है क्रोमेटिन नेट का, ये लाइट स्टेन पोर्शन, कौन सा? लाइट स्टेन पोर्शन, इसको बोला जाता है यूक्रोमेटिन। इसको क्या बोलेंगे? यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, इसको हम बोलेंगे यूक्रोमेटिन। और जो ये डार्क वाला स्टेन है, डार्क रीजन है क्रोमेटिन नेट का, इसको बोला जाएगा हेटेरोक्रोमेटिन। जो डार्क स्टेन्ड है वो हेट्रोक्रोमेटिन है, जो लाइट स्टेन्ड होता है उसको हम बोलेंगे क्या? यूक्रोमेटिन। ऐसा क्यों है? ये जो लाइट स्टेन्ड है वो लूजली पैक्ड है, वो लूज उनके थ्रेड्स फैले हुए हैं। इधर बहुत कॉम्पैक्ट पैकिंग होती है, किसकी? आपके न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन की। ठीक है, तो इनका कंपैरिजन एक एक करके सारे पॉइंट्स को देख लो, क्या है एक्चुअली यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। देखो इधर यूक्रोमेटिन लाइट स्टेन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात में। दूसरा, ये डार्क स्टेन होता है जब हम एसिटोकार्मीन से स्टेन कर रहे होते हैं। ये लूजली पैक्ड है,
इनकी लूज पैकिंग है इसीलिए लाइट स्ट्रेन है ना, और ये बहुत कॉम्पैक्ट पैकिंग होती है इसलिए वो डार्क स्ट्रेन ले लेते हैं। अब जो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है ये कौन, यूक्रोमेटिन। ट्रांसक्रिप्शन समझ आ रहा है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन दैट इज अ ट्रांसक्रिप्शन। न्यूक्लियस में जो डीएनए आरएनए बनाता है वो यूक्रोमेटिन होते हैं। डीएनए से आरएनए वही बनेगा जो बहुत लूज पैक्ड होंगे, बहुत ज्यादा डेंस पैक्ड हो जाते हैं तो वो डीएनए से आरएनए नहीं बनता, वो पड़े रहते हैं बस, ठीक है, उनका काम कुछ और है। और जो हेट्रोक्रोमेटिन वाला पार्ट है दैट इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, उस डीएनए से आरएनए नहीं बनता, वो इनएक्टिव होते हैं। ये 12th में फिर से आपको डिस्कस करना पड़ेगा जब ट्रांसक्रिप्शन फुल डिटेल में पढ़ोगे तब, ठीक है। तो ये आपको बात याद रखना है, क्रोमेटिन दो टाइप के, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। अब देखो फोर्थ स्ट्रक्चर आपका न्यूक्लियस का, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है, मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है, वो ऊपर आपने देखा हेट्रोक्रोमेटिन वाला ही पार्ट है, उसमें कोई मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं होता है। कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस ही है, न्यूक्लियस का ही कंटेंट है, वही क्रोमेटिन नेटवर्क बहुत डेंस क्या हो जाए, पैक हो जाए, है ना, वो आपका न्यूक्लियोलस कहा जाता है। इधर बनता है सिर्फ आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, दैट इज इसलिए इसको न्यूक्लियोलस को बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। न्यूक्लियोलस का एक और नाम है फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। अगर याद हो तो राइबोसोम के लिए कौन सा आरएनए चाहिए, आरआरएनए चाहिए, और ये आरआरएनए कौन बनाता है, न्यूक्लियोलस। जब तक आरआरएनए नहीं बनेगा तो राइबोसोम बनेगा क्या, नहीं बनेगा। राइबोसोमल आरएनए बन रहा है तो राइबोसोम भी बनेगा, तो इसलिए न्यूक्लियोलस को हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। किसका फैक्ट्री है, राइबोसोम का फैक्ट्री है। और ये पॉइंट तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब न्यूक्लियोलस आपका अटैच कर जाए किसी क्रोमेटिन नेटवर्क से किसी रीजन पे, कोई स्पेसिफिक साइट पे, तो उस रीजन को बोला जाता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, NOR। जिस भी क्रोमेटिन नेटवर्क का ही पार्ट है बट वो बहुत ज्यादा कंडेंस्ड है, तो जब वो किसी रीजन से अटैच हो जाए उसको NOR बोल दिया जाता है, दैट्स इट। ये आपकी पूरी कहानी हो गई किसकी, न्यूक्लियोलस की, सॉरी न्यूक्लियस की खत्म।